चलो, सो गुड आफ्टरनून, शैल वी प्रोसीड। कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग? इंटरेस्ट का अकाउंटिंग पढ़ रहे थे, राइट? फाइन। हमारा जो एग्जाम्पल था उसके हिसाब से अकाउंटिंग कैसे होगी वो हमने एक बार डिस्कस किया। वापस से एक बार रिपीट करता हूँ फास्ट में, ठीक है? तो एग्जाम्पल क्या था दोस्तों? 1 अप्रैल को मिस्टर ए परचेज 300 डिबेंचर्स फ्रॉम मिस्टर एक्स, बराबर है ना? इंटरेस्ट पेमेंट डेट्स कौन से हैं? 31 दिसंबर एंड 30 जून। तो बेसिकली 1 अप्रैल 23 को मिस्टर ए ने खरीदा है, राइट? तो मिस्टर ए के बुक्स में इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमने बनाया कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना? रफ में बनाया है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हमने रिकॉर्ड कर दिया पहले परचेज का ट्रांजैक्शन। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 750 इंटरेस्ट कॉलम में गया एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट हुआ 29,400। ये एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट के कंसेप्ट के अनुसार रिकॉर्डिंग होगी। इज इट राइट? फाइन। देन इंटरेस्ट आपको कब कब मिलता जाएगा? 31 दिसंबर को। हमारा मिस्टर ए का फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? हमने यहां पे चार्ट बनाया था ना। हाँ, तो मिस्टर ए का फाइनेंशियल ईयर है अप्रैल टू मार्च, बराबर है क्या? तो 1 अप्रैल 23 को फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा और खत्म होगा 31 मार्च 24 को। 1 अप्रैल को इन्वेस्टमेंट खरीदने की एंट्री कर दी हमने, यस। फिर अगला इंटरेस्ट आपको कब मिला? 30 जून को। ये पैसा रिसीव हुआ है, तो रिसीव हुआ है तो हमने एंट्री किया हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, बराबर है ना? तो दोस्तों यहाँ पे हमें 1500 रुपए मिल जरूर रहे हैं, बट उसमें से 750 ही इस 3 महीने के पीरियड के हैं। तो टेक्निकली P&L को ये 3 महीने का ब्याज ही जाना चाहिए। बट अगेन जब हमने इन्वेस्टमेंट खरीदा था तब हमने 750 रुपए का इंटरेस्ट पेमेंट भी किया था, तो वो हमने एक्सपेंस में दिखाया था। तो 1500 की इनकम दिखेगी लेकिन 750 का एक्सपेंस भी दिख रहा है, तो इन दोनों को नेट करता हूं तो 750 का ही इनकम दिख रहा है। इज इट राइट? फिर उसके बाद अगला इंटरेस्ट मिलेगा 30 जून से 31 दिसंबर का। कौन से तारीख को? 31 दिसंबर को ही मिलेगा, करेक्ट है कि नहीं? हाँ, तो इस केस में ये 6 मंथ्स का इंटरेस्ट हमारे इसी फाइनेंशियल ईयर को बिलोंग करता है, तो ये P&L को जाना ही चाहिए, करेक्ट है? तो ये 1500 रुपए हमारे P&L को ही गए। तो देखो आप P&L में कितना गया? P&L में पहले 1500 में से 750 जाने चाहिए, दूसरे 1500 पूरे के पूरे जाने चाहिए, एंड फिर 31 दिसंबर के बाद अगला इंटरेस्ट डायरेक्टली आपको 30 जून को मिलेगा, बराबर है? बट हमारा अकाउंटिंग ईयर बीच में ही क्लोज होता है 31 मार्च को। कैलेंडर समझ में आता है ना? 31 दिसंबर के बाद पहले मार्च आएगा, फिर जून महीना आएगा। तो मार्च महीने के एंड में हमें समझना है कि जनवरी 24 का, फरवरी 24 का एंड मार्च 24 का, ये तीनों महीने का इंटरेस्ट एक्रू हो चुका है। एक्रू हुआ है मतलब हमने अर्न किया है, बट रिसीव नहीं होगा इस अकाउंटिंग ईयर में। वो रिसीव नहीं होगा क्योंकि कंपनी का इंटरेस्ट पेमेंट डेट कौन सा है? 30 जून है, तो इस डेट को वो रिसीव होगा। तो सवाल यह है कि क्या रिसीट होने तक मैं अकाउंटिंग को पेंडिंग रखूं? तो आ जाता है कौन सा कंसेप्ट? एक्रूअल कंसेप्ट। और क्या बोलता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये 3 महीने का इनकम आपने अर्न किया है ना, तो आपको इंटरेस्ट अकाउंट किसी भी हालत में क्रेडिट करना पड़ेगा। डेबिट कौन सा करेंगे? इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट। मिला होता तो बैंक अकाउंट डेबिट करता, नहीं मिला है तो मिलने वाला है ऐसा तो दिखाओ। तो बैंक अकाउंट के बदले इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट करेंगे। 750 रुपए 3 महीने का इंटरेस्ट आता है, तो ये 750 रुपए। ऐसा कुल मिला के अपना इंटरेस्ट कितना होता है? 1500 प्लस 1500, 3000 हमारा अकाउंटिंग ईयर का इनकम है। और बराबर देखो दोस्तों, 3000 रुपए आपके P&L अकाउंट को जा रहे हैं। आप चाहिए तो कैलकुलेट करके देख सकते हो। आपने इन्वेस्टमेंट कब खरीदा? 1/4/23 को, और आप इसको कहां तक होल्ड करके बैठे हो? 31 मार्च 24 तक।
तो आपको पूरे साल का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। 300 यूनिट है, 100 रुपए की फेस वैल्यू है, 10% का ब्याज का दर है और 12 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा आपको, 1 ईयर का, आई मीन टू से। करेक्ट है कि नहीं? तो ये कितना आता है? 3000 आता है कि नहीं? और बराबर पी एंड एल को कितना गया? 3000 गया कि नहीं? लेकिन 3000 रिकॉर्ड कुछ इस प्रकार से हुआ। आर यू ऑल गेटिंग इट? हमें याद रखना है, जब कभी भी इंटरेस्ट मिलेगा मैं इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। मैं देखूंगा नहीं कि उसमें से मेरा इस पीरियड का कितना है, अगले पीरियड का कितना है। दिस इज अ मेथड ऑफ अकाउंटिंग। ओके, चलो यहां तक तो ठीक था सब कुछ, यहां तक तो ठीक था। अब मैं बात कर रहा हूं अगले फाइनेंशियल ईयर की। सब लोगों का ध्यान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। ये अभी आपको समझना है। जो लोग मेरे पास से नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन सीखे हैं सीए फाउंडेशन में, उनको ये झट से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। जो बच्चे अभी मेरे पास से पढ़ रहे हैं उनको ये मेथड जल्द से जल्द समझने का प्रयास करना है, ठीक है। बहुत ही आसान है, डोंट वरी। अभी हमने कौन से फाइनेंशियल ईयर का अकाउंट क्लोज किया? 23-24। तो 23-24 इज डन, राइट। फाइनेंशियल ईयर 23-24 इज ऑलरेडी क्लोज्ड। क्या आप मुझे बता सकते हो इस पीरियड में आपने इंटरेस्ट इनकम कितना दिखाया? ₹3000। और क्या आप मुझे बता सकते हो इस पीरियड में आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना हुआ है? देखो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कर रहा हूं मैं। रिसीव्ड कितना हुआ? ये 1500 रिसीव हुआ है। यस, बाय बैंक लिखा मतलब रिसीव्ड हुआ। ये 1500 रिसीव्ड हुआ है क्या? यस। 3000 रिसीव्ड है। 3000 रिसीव्ड है। कंपनी के पास से आपको कितने रुपए मिले? 3000 रिसीव्ड है। और आपने इंटरेस्ट पे भी किया था खरीदते समय, 750 पेड है। तो आपको इनडायरेक्टली मिले कितने हैं? 2250 रुपीज। तो दोस्तों 3000 का इनकम दिखाया, फिर भी आपने, आपको 2250 रुपए का रिसीट हुआ है, फिर भी आपने 3000 का इनकम दिखाया। 3000 में से आपको 2250 मिले हैं, मतलब आउटस्टैंडिंग कितना है? आउटस्टैंडिंग बोलूं या इंटरेस्ट रिसीवेबल नाम से उसको लिखा है हमने। इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना है? 750। ये कौन से पीरियड का इंटरेस्ट है? जनवरी 24, फरवरी 24, मार्च 24, बराबर बोला मैंने। तो ये 3 महीने का इंटरेस्ट आपको मिलेगा कौन से तारीख को? 30 जून को, बराबर है। 30 जून 24 को मिलेगा। क्या सभी बच्चों को ये समझ में आ रहा है? अकाउंटिंग देखो ना कितना मस्त है। आपको 2250 का इंटरेस्ट मिलते हुए भी आप कितने रुपए का इंटरेस्ट इनकम दिखा रहे हो? 3000 रुपए। कौन सा कंसेप्ट? एक्रूअल कंसेप्ट। 750 मिला नहीं तो क्या हुआ है ना इस पीरियड का। जनवरी फरवरी मार्च मेरे इस फाइनेंशियल ईयर में आता है ना, तो मैं उसको इंटरेस्ट इनकम दिखा के ही रहूंगा। और उतना आना है ऐसा मैं बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाऊंगा, इंटरेस्ट रिसीवेबल नाम की एसेट दिखाऊंगा। क्लियर है सब लोगों को? फाइनेंशियल ईयर 23-24 का समरी समझ में आया? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये अगला फाइनेंशियल ईयर शुरू कहां से होगा? 1 अप्रैल 24 से शुरू होगा और खत्म कहां पे होगा? 31 मार्च 25 को खत्म होगा। इन्वेस्टमेंट मैंने बेचे वगैरह नहीं है, मेरे पास वो डिबेंचर अभी भी है। मिस्टर ए के पास वो डिबेंचर अभी भी है। चलो बताओ फटाफट, अगला इवेंट कब होगा डायरेक्टली? अगला इवेंट डायरेक्टली होगा 30 जून को। 30 जून 24 को आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट मिलेगा तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए मिलेंगे दोस्तों? 300 डिबेंचर है अपने पास, 100 रुपए की फेस वैल्यू है, 10% का इंटरेस्ट रेट है, इंटू 6/12। ये इंटरेस्ट जो कंपनी पे करेगी कहां से कहां तक का पे करेगी? 1 अप्रैल से का पे करेगी या 1 जनवरी से पे करेगी? 1 जनवरी से। सभी को समझ में आ रहा है? 1 जनवरी से 1 जनवरी 2024 से 30 जून 2024, यानी 6 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करेगी। तो कुछ इस प्रकार से इंटरेस्ट आएगा, कितने रुपए का? 1500 रुपए का। तो बताइए बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 1500। अब क्या करूं, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करूं? क्या मिला आपको? ये इंटरेस्ट। क्या मिला आपको? ये इंटरेस्ट मिला। तो मैं क्या इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट कर सकता हूं?
1500 से। इज इट राइट? मुझे सबसे पहले बताइए ये कौन से पीरियड का इंटरेस्ट है? पीरियड के ऊपर फोकस करिए दोस्तों। 1 जनवरी 24 से 30 जून 24 का ब्याज है ये, करेक्ट है कि नहीं? अब मुझे जरा फाइनेंशियल ईयर वाइज बताओ ना, इसमें से 1 जनवरी 24 से 31 मार्च 24 फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जाता है, और 1 अप्रैल 24 से 30 जून 24 फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जाता है। आर यू ऑल गेटिंग दिस? और अगर मैं इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट कर दूं तो मेरा इंटरेस्ट इनकम दिख जाएगा, और इंटरेस्ट अकाउंट आप ईयर एंड को क्लोज करके कहां पे भेजते हो? पी एंड एल अकाउंट को भेज देते हो, तो आपका ये इनकम दिख जाएगा ना बेटा। तो क्या इस पीरियड का इनकम आपको 30 जून पे रिसीव हुआ है तो वो हमारे फाइनेंशियल ईयर 24-25 में पी एंड एल को जाना चाहिए? आई रिपीट द क्वेश्चन। जिनको नहीं समझ में आया वो वापस से ध्यान दो। मुझे 1500 रुपए मिले जरूर है, लेकिन 1500 में से 750 पिछले साल का इनकम है। मिला आज है बट इनकम पिछले साल का है, मिला आज है। तो क्या फाइनेंशियल ईयर 24-25 में वो मिला है, इसलिए वो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में ही दिखाना सही रहेगा, या उसको फाइनेंशियल ईयर 23-24 में दिखाना है? यानी 750 23-24 में ही दिखाने चाहिए थे। क्या आपने 23-24 में इसको दिखाया था एज ए इनकम? यस, आपने इंटरेस्ट अकाउंट उसी वक्त क्रेडिट किया था। वापस से आप इसको इंटरेस्ट अकाउंट में कैसे भेज सकते हो? आर यू ऑल गेटिंग इट? तो सर इसमें से 750 ही इंटरेस्ट अकाउंट को जाने चाहिए, एंड जो बचे हुए 750 है वो कौन से अकाउंट को क्रेडिट होने चाहिए? इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि आपने इतने पैसे आने वाले हैं ऐसा दिखाया था पिछले साल के एंड में, जो अब क्या हो गए? आ गए, ऐसा दिख गया। और ये बैलेंस कितना हो जाएगा आफ्टर दिस एंट्री? इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट में पहले कौन सा बैलेंस हुआ करता था? पहले कौन से टाइप का बैलेंस हुआ करता था? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट बैलेंस हुआ करता था, एसेट था हमारा। अब वो पैसे आ गए 30 जून को, 31 मार्च 24 को दिस वाज अ एसेट, नाउ यू हैव रिसीव्ड इट। तो आप लोग एंट्री मारोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट। ये एंट्री एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इस एंट्री में दिक्कत क्या आई? मुझे ये 1500 रुपए 2 पार्ट्स में डिवाइड करने पड़े, पीरियड वाइज देखना पड़ा। कितनी मेहनत करनी पड़ी यहां पे। इस मेहनत को अगर टालना है, इस मेहनत को अगर टालना है तो एक ट्रिक समझनी जरूरी है। बहुत सारे बच्चों को ये आती है ट्रिक। ओके, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में हम लोग ये अक्सर यूज करते थे, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में। आप लोगों ने भी यूज किया होगा, जो मेरे से नहीं पढ़े उनके टीचर लोगों ने भी यही पढ़ाया होगा, मे बी। देखते हैं। ओके, मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूं सारी चीजें। तो अगर 1500 रुपए में से 750, इस अभी आपको क्या है, अभी ये एकदम आसान सा एग्जाम्पल है, 300 यूनिट को ही लेके हम आगे बढ़े हैं। आपके जब मेन क्वेश्चन आएंगे ना, तो बीच में ही नए यूनिट खरीदेंगे, कुछ यूनिट बेचेंगे, बहुत सारा लफड़ा होता है वहां पे, दिखाता हूं मैं बाद में आपको। तो दिस टेक्निक इज वेरी यूजफुल, ठीक है ना। जब मुझे 30 जून को इंटरेस्ट मिला तब मुझे सोचना पड़ा कि उस 1500 में से इस फाइनेंशियल ईयर का कितना है, पिछले वाले फाइनेंशियल ईयर का कितना है। पिछले वाले फाइनेंशियल ईयर का ऑलरेडी मैं पिछले साल इनकम दिखा चुका हूं, तो मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा कि 1500 में से 750 ही मेरे इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट होने चाहिए, एंड जो पिछले साल के 750 है ना, वो इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट होने चाहिए। ये मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा। ओके, चलो आप तो सीए बनने वाले हो, आप लोगों को ये सारे झमेले समझ में आ जाएंगे। मान लो कोई एक ऑर्डिनरी अकाउंटेंट है, आप सीए बनने के बाद ये थोड़ी अकाउंटिंग करोगे, बराबर बोल रहा हूँ ना मैं। कैशियर के एंट्रीज आप थोड़ी मारोगे, यहाँ पे एक अलग बंदे को हम काम पे लगाएंगे। अब उसको ये सब एक्सप्लेन करने जाओगे तो आपका दिमाग फट जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हम लोग एक ट्रिक डेवलप कर रहे हैं। देखो सिंपल है, कैशियर को कुछ सोचना ही नहीं है, कैशियर को बता के रखेंगे जैसे ही पैसा मिला ना इंटरेस्ट का,
ये ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट बता रहा हूं मैं, ध्यान देना। जैसे ही पैसा मिला बैंक अकाउंट डेबिट करो 1500 से, इसमें किसी को कोई दिक्कत? टू इंटरेस्ट अकाउंट बिंदास लिख दो। क्या लिख दो? टू इंटरेस्ट अकाउंट 1500। बच्चों आप बताओ क्या ये करेक्ट एंट्री है? एब्सोल्युटली नॉट। एंट्री क्या होनी चाहिए थी? बैंक अकाउंट डेबिट 1500, टू इंटरेस्ट 750, टू इंटरेस्ट रिसीवेबल 750। ये एंट्री होनी चाहिए थी। दिस इज द करेक्ट एंट्री, दिस इज रॉन्ग एंट्री। फिर भी मैं मेरे कैशियर को बोलूंगा कि तू रॉन्ग एंट्री मार भाई, टेंशन मत ले, दिमाग पे लोड मत दे, दिमाग फट जाएगा। 1500 रुपए तू बिंदास इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट कर, ज्यादा दिमाग पे लोड मत दे। इन्वेस्टमेंट डिबेंचर पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट, रिकॉर्ड इट एज अ इनकम, कोई दिक्कत नहीं है, मैं संभाल लूंगा, तेरा भाई संभाल लेगा, ऐसा बोलना है। डू यू अंडरस्टैंड इट? फाइन। चलो आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आता है क्या? ये रॉन्ग एंट्री हुई है, ये करेक्ट एंट्री आपके सामने लिखी हुई है मैंने। चलो रॉन्ग एंट्री एंड करेक्ट एंट्री को कंपेयर करते हैं। करेक्ट एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 1500 से। क्या बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है 1500 से? तो कुछ भी करो बट बैंक अकाउंट को चेंज मत करो, क्योंकि वो सही में रिकॉर्ड हुआ है। बोलो हाँ या ना? इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था 750 से, बट गलती से आपके गधे कैशियर ने इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट कर दिया है 1500 से। तो चलो बताओ मुझे, अब इंटरेस्ट ज्यादा क्रेडिट हुआ या कम क्रेडिट हुआ? ज्यादा क्रेडिट हुआ। तो इंटरेस्ट अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। रॉन्ग क्रेडिट हटाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कितना? 750। इंटरेस्ट रिसीवेबल क्रेडिट होना चाहिए था। क्या आपके रॉन्ग एंट्री में इंटरेस्ट रिसीवेबल है? बिल्कुल नहीं है, बट होना चाहिए था ना क्रेडिट, तो कर दो ना क्रेडिट टू इंटरेस्ट रिसीवेबल। क्या एक कंप्लीट जर्नल एंट्री बन रही है यहां पे? क्योंकि ये टू साइडेड एरर है, जान दो। अभी जिन्होंने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़ा है उनको समझेगा मैं क्या बोल रहा हूं। एक कंप्लीट जर्नल एंट्री बन रही है यहां पे रेक्टिफिकेशन की। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री यहां पे कुछ इस प्रकार से आती है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 750 टू इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट 750। क्लियर है क्या बच्चों? ये एंट्री मैं मारूंगा, तेरा भाई संभाल लेगा, बोला था ना आपने, ये एंट्री आपको मारनी पड़ेगी। और कैशियर को क्या बोलना पड़ेगा? तू गलत एंट्री ही कर। कैशियर को ज्ञान मत देना, उसको समझाते समझाते आप पागल हो जाओगे। तो उसको गलत एंट्री मारने दो और आप ये रेक्टिफिकेशन एंट्री करो। बात पकड़ में आ रही है? मतलब ये वाला मामला चलेगा कब? उस गधे को बोलेंगे तू गधागिरी कर, मैं संभाल लूंगा, और मैं संभालूंगा तो ये एंट्री मारूंगा। समझ में आया क्या? और मुझे भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब मुझे बताओ, पिछले साल आपने एक्रूड इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया था तो क्या एंट्री मारी थी? पिछले साल जाओ, पहले 3 महीने पीछे जाओ, गए क्या आप? 31 मार्च पे आए, 31 मार्च को एक लास्ट एंट्री मारी थी, देखो आपने 750 रुपए मिला नहीं था आपको, फिर भी इनकम दिखाना था। बोलो क्या एंट्री मारा था? इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 750 750। क्या उस एंट्री का बराबर रिवर्सल एंट्री है ये? बराबर बोल रहा हूं मैं। पिछली बार आपने एंट्री मारी थी इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट टू इंटरेस्ट, उस एंट्री को उल्टा करना है बस। यानी 31 मार्च को वो एंट्री मारो, 1 अप्रैल को उल्टी करके रखो, और गधे कैशियर को बोलो कि एंट्री मारते जाओ करके। गलत मारो चलेगा, आई डोंट माइंड, यू जस्ट क्रेडिट इंटरेस्ट अकाउंट, अपने आप अकाउंट टैली हो जाएगा। देखो जरा, अगर मैं अकाउंट ड्रॉ करता हूं ना, अगर मैं अकाउंट ड्रॉ करता हूं, कौन सा? इंटरेस्ट अकाउंट। दोस्तों समझ में आ रहा है क्या? अगर मैं इंटरेस्ट अकाउंट ड्रॉ करता हूं तो मैं क्या करूंगा? पहले भाई संभाल लेगा, पहले देखना है ओपनिंग इंटरेस्ट रिसीवेबल है क्या? है। इंटरेस्ट रिसीवेबल में कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। उसको 0 कर दो और उसको इंटरेस्ट अकाउंट को ट्रांसफर करो। बराबर है क्या? तो इंटरेस्ट रिसीवेबल को 0 करना है तो इंटरेस्ट रिसीवेबल को क्रेडिट करना पड़ेगा। डेबिट कौन से अकाउंट को करूंगा? इंटरेस्ट अकाउंट को। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट। ओके, हाउ मच? 750। ये भाई ने काम कर दिया। अब निश्चिंत हो जाइए और कैशियर को बोलिए
तू दिमाग पे ज्यादा लोड मत दे, जब कभी भी इंटरेस्ट मिला बैंक अकाउंट डेबिट करो, इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट करो, बैंक अकाउंट डेबिट करो, इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट करो। 30 जून को कैशियर के बैंक अकाउंट में आ गए 1500 रुपए। कैशियर ने दिमाग बिल्कुल नहीं चलाया, 1500 को पूरा का पूरा कौन से खाते में डाल दिया? इंटरेस्ट अकाउंट में। तो बाय बैंक कितना? 1500। तो दोस्तों देखो क्या हो गया, 1500 में से अपने आप 750 निकल गए और बचे 750। जो मेरा करंट ईयर का इनकम है वो कहां पे जाएगा? पी एंड एल अकाउंट में। समझ में आ रहा है क्या? जिन लोगों को ऐसा सेपरेट एंट्री मारना पॉसिबल है, सेपरेट एंट्री मारो, बट मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आपको यही टेक्निक यूज करनी है, क्योंकि आईसीए यही मेथड यूज करता है। क्लियर है क्या दोस्तों? समझा आप लोगों को? डायरेक्ट एंट्री वालों को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, कुछ नहीं है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस कैशियर को गलत एंट्री मारने के लिए पहले बोलना है और उसका सॉल्यूशन आपने पहले ही फिक्स करना है। और सॉल्यूशन फिक्स करना कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर कोई ओपनिंग आउटस्टैंडिंग या फिर ओपनिंग प्रीपेड है तो वो बैलेंस बस उस रिस्पेक्टिव एक्सपेंडिचर या इनकम अकाउंट को ट्रांसफर करना है। क्या बोला सर? कुछ भी नहीं समझा, वापस से बोलता हूं। आपके एग्जाम्पल में इंटरेस्ट रिसीवेबल नाम की एक एसेट थी कि नहीं ओपनिंग में? 1 अप्रैल 24 को आपको पता है ना कि 750 रुपये 30 जून को मिलने वाले हैं और वो आपके पिछले साल के बैलेंस शीट में दिख रहे हैं एज ए एसेट। उस एसेट को जीरो करने का काम करो। कौन से तारीख को? 1 अप्रैल को ही वो काम करना है आपको। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपके कैशियर को ये लोड नहीं झेपेगा, तो उसको बोल देना है कि तू तेरे हिसाब से अकाउंटिंग कर, मैं संभाल लूंगा। तो वो गलत एंट्री मारेगा। इस एंटिसिपेशन में मैं ये रेक्टिफिकेशन एंट्री पहले ही पास करवा रहा हूं। और रेक्टिफिकेशन एंट्री सोचने के लिए बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल है। इंटरेस्ट रिसीवेबल में कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। उसको जीरो करना है तो इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट को क्या करूं? क्रेडिट करूं। और ये कौन से अकाउंट का कौन से अकाउंट के लिए मैंने ओपन किया था? इंटरेस्ट के लिए ही ओपन किया था। इसका रिलेटेड एक्सपेंडिचर कौन सा है? इंटरेस्ट। इसका रिलेटेड इनकम कौन सा है? इंटरेस्ट। तो मैं एंट्री क्या मारूंगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट। ये एंट्री मारते ही आपके इंटरेस्ट रिसीवेबल का बैलेंस हो जाएगा जीरो और आपका काम हो गया। अब कैशियर ने गलत एंट्री मारनी जरूरी है, नहीं तो अगर मान लो कैशियर यहां पे 1.5 होता है तो इफेक्ट उल्टे हो जाएंगे। समझ में आया क्या? अब एज ए कैशियर आप लोगों को कुछ टेंशन नहीं लेना है। जब भी इंटरेस्ट मिलेगा आपको क्या एंट्री मारनी है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। आर यू ऑल गेटिंग इट? तो 1500 में से 750 मेरा करंट ईयर का इनकम था और 750 मेरा पिछले साल का इनकम था। फिर भी मैंने 1500 का 1500 इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। और अगर आपका ये भाई यहां पे नहीं संभालता इस चीज को तो 1500 पी हैंडल को जाने वाले थे, बट आपके भाई ने संभाल लिया बाय पासिंग दिस एंट्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना कितना मुश्किल है बच्चों, सिंपल है ना। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग रिसीवेबल है तो बस उसको इंटरेस्ट अकाउंट को ट्रांसफर करके रखना है। क्लियर है क्या? मतलब सर कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अगर क्वेश्चन में बोला है कि ओपनिंग में कुछ इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है तो मैं बिंदास उसको इंटरेस्ट अकाउंट के डेबिट में लाके रखूंगा और बाद में 30 जून को जब इंटरेस्ट मिलेगा तब मैं सोचूंगा ही नहीं कि इसमें से मेरा इस साल का कितना है, पिछले साल का कितना है। जो भी होगा वो अपने आप अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। क्या सभी बच्चों को ये मेथड समझ में आया? इफ यू रिमेंबर सब्सक्रिप्शन अकाउंट में, एनपीओज में हम लोग यही करते थे। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग प्रीपेड, हम सब सब्सक्रिप्शन अकाउंट में लाके छोड़ते थे और बाद में रिसिट की एंट्री करते थे और अपने आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर को कितना नंबर जाएगा वो आता था। कुछ कुछ लोग एडलेस करके ये एडजस्टमेंट करते थे, बट हमने जर्नल एंट्रीज के माध्यम से ही इसको सीखा था। इज इट राइट? सर मुझे ये तरीका पसंद नहीं है। ठीक है, मैं ऐसे ही करूंगा। इंटरेस्ट अकाउंट मैं ओपन करूंगा, उसके क्रेडिट में खाली बाय बैंक लिखूंगा 750 रुपये। ओके, और फिर इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट भी मेरा होगा ना, इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट, जिसमें ओपनिंग बैलेंस होगा क्या? यस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 750। इसके क्रेडिट में मैं बाय बैंक लिखूंगा। मैं ऐसे ही करूंगा तो आपका और आईसीए का सॉल्यूशन मैच नहीं होगा, बावजूद इसके कि आपका ये आंसर भी एकदम सही है। आईसीए के प्रेजेंटेशन में ये नहीं बैठता है, तो आपको ये मेथड सीखना पड़ेगा। आसान है। ओपनिंग
रिसीवेबल है तो ओपनिंग रिसीवेबल इन एंटिसिपेशन ऑफ दिस कि हाँ कैशियर गलत एंट्री मारेगा, हम लोग पहले ही रेक्टिफिकेशन एंट्री करके रखेंगे। क्लियर है क्या बच्चों? फाइन। मैं अगले साल का अकाउंटिंग समझा रहा था, दिमाग ठंडा करो, आएगा आएगा। एक एक एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे इसके ऊपर अभी, ठीक है? अभी हम क्वेश्चन शुरू करते हैं और ये सारी चीज़ें मैं वापस 10 बार रिपीट करने के लिए तैयार हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है उस मोमेंट पे आपको पूछना है मुझे कि सर ये क्या चल रहा है, ठीक है? और रही बात कुछ लिखने की, तो आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें ऑलरेडी लिखवाई है। ओके चलो मैं पढ़ता हूँ एक बार इंटरेस्ट के एंट्रीज। फॉर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंटरेस्ट का अकाउंटिंग मैं AS 13 के अकॉर्डिंगली कर रहा हूँ या AS 9 के अकॉर्डिंगली कर रहा हूँ? हाँ तो नहीं तो आपको लगेगा कि ये AS 13 में ये सब लिखा है सर ने, इसका मतलब AS 13 ही ये ट्रीटमेंट बता रहा है। नहीं, पहले ही हमने एक्सेप्शंस पढ़े हैं। इनकम का अकाउंटिंग कैसे करना है वो हमें AS 9 में बताया गया है, और यहाँ पे मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्रूअल बेसिस फॉलो कर रहा हूँ। AS 9 में वही बताया है कि इंटरेस्ट इनकम शुड बी रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूअल कंसेप्ट। जो इस पीरियड में अर्न किया है वो इस पीरियड में दिखाओ, बात खत्म। जो अगले पीरियड में अर्न किया है वो अगले पीरियड में दिखेगा, रिसीट डजेंट मैटर। तो हमारा हो क्या रहा है, इस ईयर का इनकम अगले ईयर में मिल रहा है, तो हमने कुछ गलत अकाउंटिंग नहीं किया, हमने इस ईयर का जितना था ना वो इसी ईयर के P&L में भेजा है, और अगले ईयर में आपको 1500 जरूर मिला है, लेकिन उसमें से हम 750 ही P&L को भेजेंगे, और 750 पिछले साल के P&L में ऑलरेडी जा चुका है। क्लियर है क्या दोस्तों? हाँ देखो अभी अकाउंटिंग मैंने यहाँ पे लिख के दिया है फॉर रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट। आप लोगों को ना देखने की जरूरत ही नहीं है कि इसमें से मेरा इस ईयर का कितना है उस ईयर का कितना है। क्यों? क्योंकि आपका भाई पहली वाली एंट्री पास करके संभाल लेगा उस चीज़ को, आप टेंशन मत लो। बराबर है ना? मतलब आप ही को संभालना है, लाइक आप ही अपने भाई हो। हाँ तो आपको वो एंट्री मारनी है खुद से, और फिर निश्चिंत हो जाना है, और फिर जब भी इंटरेस्ट मिलेगा बिंदास कौन से अकाउंट को क्रेडिट कर देना है, इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। फॉर एक्रूड इंटरेस्ट ऑन बैलेंस शीट डेट, मतलब 31 मार्च 24 को जो 750 रुपये जनवरी फरवरी मार्च का इंटरेस्ट था वो आपको मिला नहीं था, फिर भी हमने इनकम दिखाया ना, तो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। करेक्ट है कि नहीं? अरे बोलो ना दोस्तों, अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। जरा वापस से 31 मार्च 24 को आते हैं हम लोग, आ गए क्या? बोलो ना। अभी यहाँ पे हमने इंटरेस्ट अकाउंट क्लोज करके 3000 रुपए का बैलेंसिंग फिगर कहाँ पे भेज दिया, P&L अकाउंट को भेज दिया। इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी क्लोज करना पड़ेगा ना हमें, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट 29,400 का बैलेंस है, 29,400 का बैलेंस है। अब ये इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है? मैं बोलता हूँ लॉन्ग टर्म है, ये आपको अभी समझेगा नहीं, मैं एज ए ओनर मुझे देखना है ना, वो तो मिस्टर ए हूं मैं, मुझे पता है कि ये कौन सा इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म में, इसको लॉन्गर पीरियड के लिए होल्ड करना चाहता हूँ। तो बोलो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करना पड़ता है क्या? यस यस। क्या करना पड़ता है उस केस में? आपको इस इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट जो कि है 29,400 वो कंपेयर करनी है फेयर वैल्यू के साथ। तो क्वेश्चन में मान लो फेयर वैल्यू दिया है 30,000 रुपए, तो इन्वेस्टमेंट आप कितने पे दिखाओगे, 29,400 पे दिखाओगे। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 29,400 का बैलेंस दिखेगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इसको 29,400 पे दिखाना ही सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन बोलते हैं। अगर मान लो ये फेयर वैल्यू 28,000 होती तो मैं यहाँ पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना लिखता? मैं रुकता और मैं खुद से पूछता कि ये जो डिक्लाइन है वो टेम्पररी है या अदर देन टेम्पररी है। मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन मिलती है, मान लो कि ये अदर देन टेम्पररी है, तो मैं यहाँ पे बैलेंस कितना लिखता, 28,000। इमीडिएटली 1400 का डिफरेंस आ जाता। बराबर है ना 1400? यस बराबर है ना। इस 1400 को मैं लॉस घोषित करके P&L में भेज देता। क्लियर है क्या दोस्तों? समझ में आ रहा है? हाँ तो फिलहाल चलो फेयर वैल्यू ज्यादा ऐसा मान के चलते आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनो मेरी बात को, सुन रहे हो ना? तो यहाँ पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना आया, 30,000। समझ में आया? 30 नहीं सॉरी 29, ये नया कुछ पढ़ा है मैंने।
29,400 खाने का इफेक्ट, बाकी कुछ नहीं। 29,400। तो दोस्तों ध्यान से देखो जरा अभी इन्वेस्टमेंट अकाउंट को, 750 का ये जो इंटरेस्ट रिसीवेबल का बैलेंस है ये भी आपके बैलेंस शीट में दिखेगा, बोलो हाँ या ना, एसेट साइड में। और ये 29,400 भी आपके बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखेगा क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है, बोलो हाँ या ना। तो इंस्टीट्यूट क्या करता है, मोस्टली अगर कोई इंटरेस्ट रिसीवेबल है 31 मार्च 24 को इस एग्जांपल में, तो ये एंट्री के बदले वो डायरेक्टली इस बैलेंस के सामने ही इंटरेस्ट कॉलम में क्या लिख देता है, 750 रुपए। हम लिखेंगे ऐसे ही बट पढ़ेंगे कैसे इसको, इंटरेस्ट अकाउंट में बैलेंस कभी रहता है क्या, ये कौन सा कॉलम है, इंटरेस्ट अकाउंट का कॉलम है। इंटरेस्ट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, यू कैनॉट कीप बैलेंस इन नॉमिनल अकाउंट। और अगर आप नॉमिनल अकाउंट में बैलेंस रख रहे हो डेबिट बैलेंस, तो इसका मतलब है कि वो आपका एक्सपेंडिचर या फिर इनकम रिसीवेबल है, बोलो हाँ या ना। तो ये 750 की आप सेपरेट एंट्री करना चाहते हो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, बाय इंटरेस्ट रिसीवेबल 750, यहां पे कुछ मत लिखो फिर। लेकिन इंस्टीट्यूट क्या करता है, देखो अकाउंट में वो नंबर इस साइड में आना जरूरी है ना, तो इंस्टीट्यूट बाय बैलेंस कैरिड डाउन के सामने ही वो एक्रूड इंटरेस्ट लिख देता है, कितना, 750 रुपए। इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या टोटलिंग पे, नहीं। तो ये आईसीएआई का प्रेजेंटेशन अगर आपको 100% मैच करना है तो आप लोगों को भी बैलेंस कैरिड डाउन के सामने ही लिखना है। बट एक्चुअली एंट्री पूछते हो मुझे तो मैं एंट्री क्या बताऊंगा, इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। और ये करने से आसान क्या हो जाता है, अगले साल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इंटरेस्ट कॉलम में कितना लिखेंगे, 750, भाई ने काम कर दिया। अरे बोलो ना, अगले साल अपने आप टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा ना 750, करेक्ट है कि नहीं। एंड इन्वेस्टमेंट का बैलेंस कितना आएगा, 29,400, बात खत्म। फिर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो बिंदास आप कहां पे भेजते जाओगे, इंटरेस्ट अकाउंट को भेजते जाओ, बात खत्म। समझ में आ रहा है, ये सारी चीजें आप कैरी आउट कर पाओगे क्या, देखते हैं। प्रॉब्लम क्या है पता है, अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना वो एग्जाम वाले क्वेश्चन ही है डायरेक्ट, तो इसमें ये सारे कंसेप्ट के ऊपर टेस्टिंग किया जाएगा और ये सारे कंसेप्ट वापस से रिवाइज होने वाले हैं। मैंने बोला ना, मैंने डेमो लेक्चर्स में सिलेक्ट करते समय ही ऐसा खतरनाक चैप्टर सिलेक्ट किया है कि बट मैं इसको आपके दिमाग में उतार के ही रहूंगा, ये मेरा पूरा यकीन है, इसीलिए तो मैंने सिलेक्ट किया। नहीं तो मैं कोई भी आसान सा चैप्टर लेके भी जा सकता था आगे, कोई एक आधा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेता ना इजी वाला तो भी मस्त लगता आपको, क्या पढ़ा रहे सर, जबरदस्त। देखो मुझे तो भरोसा है कि मैं अच्छे से लेक्चर डिलीवर करने का प्रयास करता हूँ, मैं खुद को अच्छा नहीं बोलूंगा बट मैं प्रयास करता हूँ हमेशा कि सारे बच्चों के लेवल पे जाके पढ़ाऊं, ठीक है। फिर भी अपने आप में ये चैप्टर एक डिफिकल्ट चैप्टर है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे डिफिकल्ट इन द सेंस एक्रूअल, जिसका एक्रूअल पे कमांड है ना उसके लिए ये कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम यही है कि आपका एक्रूअल कंसेप्ट के ऊपर कमांड नहीं है, ठीक है ना। इंटरेस्ट का अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूं मैं, जो कि सिलेबस का पार्ट भी नहीं है, एस 13 उसकी बात भी नहीं करता है, बराबर है ना, हो जाएगा। क्या है, प्रैक्टिस नहीं है ना अपने को, अभी हम जैसे जैसे एग्जांपल सॉल्व करते जाएंगे ना और बेहतर समझ में आता रहेगा। चलो, तो मैंने यहां पे एक नोट लिखा है, देखो, वी जनरली राइट इट, ये जो इंटरेस्ट रिसीवेबल है ना, वी जनरली राइट इट विथ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंटरेस्ट कॉलम, ओके। अब यहां पे ध्यान दो, फॉर रिवर्सल ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट ऑन बैलेंस शीट डेट, जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस था ना वो आपको क्या करना है, अगले साल रिवर्स करना है, ठीक है ना। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन नंबर ऑफ यूनिट सेल्ड फ्रॉम ओपनिंग डेट टू द लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट टू ओपनिंग डेट, ये कैसे निकालना है वो बताया है। एंट्री क्या मारेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट, ये एंट्री होनी चाहिए, ओके। एंड इस एंट्री को मैं पास कर रहा हूं इन एंटिसिपेशन ऑफ दिस की मेरा अकाउंटेंट गलत एंट्री मारेगा, गलत नहीं, जब इंटरेस्ट मिलेगा वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट करेगा, इसलिए मैं इसको पहले ही सुधार के रख रहा हूं। क्लियर है क्या, वी जनरली राइट इट विथ ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंटरेस्ट कॉलम। ये आपको समझ में आया, फाइन। फाइनली क्वेश्चन नंबर 1, अभी लगेगा आपको हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। शैल वी स्टार्ट, राइट डाउन in your book question number 1.
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने से पहले अभी आपके बुक में लास्ट पॉइंट कौन सा लिखा हुआ है? कंसेप्ट ऑफ एक्स इंटरेस्ट प्राइस एंड कम इंटरेस्ट प्राइस। रेफर पेज नंबर 3 ऑफ क्लास नोट्स। यहां पे लिख के रखो, ऑल्सो रीड ऑल जर्नल एंट्रीज। वहां पे दिए, उसके बाद ही वो सारी चीजें पढ़ने के बाद ही आगे बढ़ना है। डू यू गेट इट माय फ्रेंड्स? बहुत सारे बच्चे यहाँ पे शॉर्टकट मारने का प्रयास करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं। कैसे आएगा बच्चों? पहले थ्योरी परफेक्ट करो, फिर आप प्रैक्टिकल की तरफ जाओ। पहले कंसेप्ट ही पता नहीं है, आप डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर पाओगे? एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमें बिना देखे सॉल्व करने आने चाहिए, जैसे कि अभी हम बिना देखे सॉल्व करेंगे। देखते हैं किस किस को क्या क्या समझ में आया है, और नहीं समझा ना तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, चलेगा ना? लेट्स ट्राई टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस विदाउट रेफरिंग द सॉल्यूशन। एवरी डे इज अ मॉक टेस्ट। आप बच्चे बोलते हो कि सर हमें मॉक टेस्ट चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए। बेटा मॉक टेस्ट क्या है? ये मॉक टेस्ट समझ लो, बस 100 मार्क का नहीं है। कितने मार्क का है? अब ये क्वेश्चन 10 मार्क के लिए आता है, समझ लो, तो 10 मार्क का है। टाइम लगा के सॉल्व करना बाद में है, पहले इनिशियली आराम से सॉल्व करेंगे, चलेगा? शैल वी स्टार्ट? इन 2021 मेसर्स डब्ल्यू लिमिटेड issued 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। दिमाग एकदम ठंडा। इन 2021 मेसर्स डब्ल्यू लिमिटेड issued 12% फुल्ली पेड डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। कंपनी ने इशू किए हैं डिबेंचर्स। कौन सी कंपनी है? वाई लिमिटेड पढ़ो मत, डब्ल्यू लिमिटेड बोल रहा हूं मैं। कौन सी कंपनी है? डब्ल्यू लिमिटेड। कंपनी ने इशू किए हैं डिबेंचर, 100 रुपए वाला फेस वैल्यू का डिबेंचर है। और कितने डिबेंचर इशू किए हैं अभी तक बताया नहीं है। ओके। इंटरेस्ट बीइंग पेएबल हाफ ईयरली ऑन 30th September एंड 31st March ऑफ एवरी अकाउंटिंग ईयर। तो दोस्तों इंटरेस्ट कब पे करती है कंपनी? 30 सितंबर को एंड 31 मार्च को। बात पकड़ में आ गई? ऑन 1st December 22 मेसर्स बुल एंड बियर परचेस्ड 10,000 ऑफ दीज डिबेंचर्स। तो 1 दिसंबर 22 को कंपनी ने डिबेंचर इशू कब किए थे? 2021 में। 1 दिसंबर 2022 को कौन डिबेंचर खरीद रहा है? मेसर्स बी एंड बी परचेस्ड 10,000 of these debentures at 101x interest price, also paying brokerage at 1% of x interest amount of the purchase। दोस्तों मुझे बताइए ना प्लीज, ये डिबेंचर्स बी एंड बी ने मार्केट से खरीदे या कंपनी के पास से खरीदे? मार्केट से। कंपनी ने तो 2021 में डिबेंचर इशू करके बात खत्म की थी। उसके बाद ये डिबेंचर किसी के पास थे? 1 दिसंबर को हमारे कंपनी ने, यानी कौन से कंपनी ने? बी एंड बी ने किसी के पास से ये डिबेंचर खरीद लिए। कितने रुपए में? कितने डिबेंचर खरीदे? 10,000 डिबेंचर खरीदे। कितने रुपए में एक डिबेंचर पड़ा हमें? 101 रुपए में पड़ा। अब ये 101 का टर्म क्या है? एक्स इंटरेस्ट प्राइस है। देखो 101 एक्स इंटरेस्ट प्राइस, मतलब आपको इंटरेस्ट एडिशनल देना पड़ेगा। अगर इस डेट पे, क्या 1 दिसंबर को इंटरेस्ट कुछ देना पड़ेगा आपको? बी एंड बी को देखना पड़ेगा कि लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था। 1 दिसंबर के पहले लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था बताओ? 30 सितंबर को मिला था। यानी अक्टूबर नवंबर 2 महीने का इंटरेस्ट किसको मिलना चाहिए? जिसके पास से हमने ये डिबेंचर्स खरीदे उसको मिलना चाहिए, बीएनबी को नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि बीएनबी आया कब है? 1 दिसंबर को। और 1 दिसंबर से आगे इंटरेस्ट कब मिलेगा? डायरेक्टली 31 मार्च को। तो बेटा बीएनबी को पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट मिलने वाला है। उसमें से 2 महीने का इंटरेस्ट किसको बिलोंग करता है? उस व्यक्ति को जिसके पास से हमने ये खरीदा है। और टर्म भी उसने क्लियर कट बताया है कि एक्स इंटरेस्ट प्राइस 101 रुपए है, मतलब इंटरेस्ट आपको एडिशनल देना पड़ेगा 2 महीने का। इंटरेस्ट निकालते समय क्या कैलकुलेशन करोगे? 10,000 डिबेंचर्स इंटू
100 रुपीज। फेस वैल्यू कहीं पे मेंशन है क्या, है ना यहाँ पे, ये फेस वैल्यू है, बोलो हाँ या ना। तो 10,000 इंटू 100 इंटू 12% इंटू 2/12, 2 महीने का इंटरेस्ट देना है ना उसको। आर यू ऑल गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? आप एडवांस में इंटरेस्ट देते हो, आपको मिलेगा कब, आपको मिलेगा कब इंटरेस्ट, 31 मार्च को, और आज आप 1 दिसंबर को ही पैसे दे रहे हो उसको। टाइम वैल्यू ऑफ मनी वगैरह पढ़ा है कि नहीं? तो आपको नुकसान हो रहा है। अकाउंट्स इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी, लिमिटेशन ऑफ अकाउंट, सीए फाउंडेशन चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1, जो अपने ऑप्शन में रखा था। एनीवे अकाउंट्स के लिमिटेशन में एक लिमिटेशन है ना, कौन सा, अकाउंट्स इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जान दो ना, कहाँ पे ये सारी बातें ध्यान में रखेंगे, हम भी यहाँ पे वो इग्नोर कर रहे हैं। नहीं तो आप कभी रात को 2 बजे उठ के ऐसा सोचते बैठोगे कि साला यहाँ पे तो नुकसान हो गया, 31 मार्च को पैसे मिले मुझे, मैंने आज एडवांस में उसको दे दिए, उसका तो फायदा हो गया। आप करो ना, फिर उसको बोलो मिस्टर एक्स को कि मैं तुम्हें पैसे देते समय उस अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दूंगा। तो फिर आप ही बोलोगे कि रहने दो यही इतना ही पैसा दे देते हैं, काम खत्म करते हैं। बात पकड़ में आ रही है? अरे बोलो। चलो, तो प्रेजेंट वैल्यू वगैरह कुछ नहीं चाहिए हमें, जो अमाउंट देना है वो दे देंगे अभी के अभी। ओके, अरे बोलो ना। प्लस आपको ब्रोकरेज भी देना है, कितना, 1% ऑफ एक्स इंटरेस्ट अमाउंट। ये ब्रोकरेज का क्या करोगे? सर कुछ नहीं, पे करेंगे। बेटा मैं अकाउंटिंग का क्या करोगे ये पूछ रहा हूं। इसको आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझोगे या इसको इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ही डेबिट करोगे? इन्वेस्टमेंट में ही डेबिट करोगे। कब से 2 दिन से चिल्ला रहा हूं मैं, अभी समझ में आ रहा है क्या? एक कंसेप्ट पे एक ही क्वेश्चन में सब क्वेश्चन पूछ देंगे, ये खत्म। इसीलिए तो इतने दिनों से ये सब पढ़ा रहा हूं मैं। ओके, डोंट वरी, हम आगे बढ़ते हैं। ऑन 1 मार्च 23, अभी 1 दिसंबर 22 को खरीदा, उसके बाद अगला ट्रांजैक्शन कैलेंडर पे खड़े रहना है। 1 दिसंबर को हूं, आगे 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 1 मार्च आया। 1 मार्च 2023 को द फर्म सोल्ड ऑल दीज डिबेंचर्स, वाह, एट ₹106, अगेन एक्स इंटरेस्ट प्राइस। तो 106 रुपए क्या है, एक्स इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट एडिशनल अभी सेल कर रहे हो, मतलब इंटरेस्ट सामने वाले के पास से लेंगे। आप मुझे बताओ, आपको लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था इस ट्रांजैक्शन के पहले? आपको मिला ही नहीं अभी तक इंटरेस्ट। लास्ट इंटरेस्ट 30 सितंबर को किसको मिला था? वो पुराने वाले होल्डर को मिला था। समझ में आ रहा है क्या? उसके बाद आपने इनफैक्ट इंटरेस्ट पे ही किया है। आपको मिलेगा कब इंटरेस्ट? अभी आपको मिलेगा नहीं, अभी बेचते समय ही लेना पड़ेगा। तो आप लोग भी कहां से इंटरेस्ट लोगे? अभी 30 सितंबर से 1 दिसंबर तक का इंटरेस्ट आपने प्रीवियस होल्डर को दे रखा है, अभी सामने वाले व्यक्ति को मिलेगा। आप जिसको भी ये डिवेंचर बेचोगे उसको पूरे 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। तो हम उस 6 महीने में से कितना इंटरेस्ट हमारे पास ले लेंगे? 5 महीने का। 1 महीने का उसको मिलना चाहिए और 5 महीने का हमें मिलना चाहिए। सर कैसे? आपको 5 महीने का कैसे मिलेगा? आपको बस 3 महीने का मिलना चाहिए और 2 महीने का वो पहले वाले होल्डर को मिलना चाहिए। अरे पहले वाले होल्डर का पेमेंट हमने कर दिया है आधा, इज इट राइट और नॉट? पहले वाले होल्डर को हमने पेमेंट कर दिया है, तो वो अब हमें ही मिलेगा। करेक्ट है ना? समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो सब एडजस्टमेंट एक साथ आ रही है। अभी सेल हुआ, सेल होने पे हमें नफा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। आपको लगता है क्या यहाँ पे क्या होगा? मुझे तो लगता है फायदा ही होगा ना। 101 में खरीदा, 106 में बेचा है, तो पर यूनिट 5 रुपए का फायदा होगा। ब्रोकरेज पकड़ के कुछ अलग नंबर आ सकता है। सेल करते समय अगेन पेइंग ब्रोकरेज, पे कर रहा हूं मैं ब्रोकरेज यहां पे, मतलब सेल वैल्यू कम करनी पड़ेगी। 1% ऑफ एक्स इंटरेस्ट अमाउंट। प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मेसर्स बी एंड बी फ्रॉम 1 दिसंबर टू 31 मार्च, या फिर 1 मार्च, 1 मार्च तक ही बनाएंगे। क्यों? क्योंकि 1 मार्च को बेच दिए ना सारे यूनिट्स, तो उसके बाद हमें सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आसान सा क्वेश्चन है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। बस हमें वो एक्स इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट, ब्रोकरेज, ट्रीटमेंट, इसके साथ फेमिलियर होना है, इसलिए सॉल्व करना है। शैल वी सॉल्व दिस? चलो लेट्स सॉल्व। वेलकम टू सीए इंटर, मस्त है कोर्स एकदम।
मन लगा के पढ़ना है बस। हाँ जी, पेज नंबर, यस, पेज नंबर 6। जो बच्चे अभी नए हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिस, आप आपके नोटबुक के सारे पेज नंबर्स को नंबरिंग करके पहले ही रखो। नोटबुक आपके सामने जो है जिसमें आप लिख रहे हो उसको सीरियली पेज नंबर करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टिल 200 पेजेस का बुक है तो 200 पेजेस, बराबर है क्या बच्चों? हाँ, अभी देखो, अभी आपके पास कॉपी नहीं है, बट जैसे ही आपके पास ये नोट्स की कॉपी आ जाएगी आप यहाँ पे पेज नंबर लिखोगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन आपके नोटबुक के कौन से पन्ने पे है? राइट नाउ आप कौन से पेज नंबर पे हो? हर बच्चा अलग अलग पेज पे होगा। अभी मान लो 10 नंबर के पेज पे हो तो आप यहाँ पे लिख के रखोगे क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन मेरे नोटबुक में कौन से पेज पे है? 10 नंबर के पेज पे है। इसीलिए नोटबुक सीरियली रिकॉर्ड करना जरूरी है। मैं कुछ चेक वगैरह नहीं कर रहा हूँ कि आप पेजेस फाड़ते हो कि नहीं फाड़ते हो। वो बचपन में माँ करती थी ना हमारी, पेज नंबरिंग करके रखती थी मम्मी। क्यों? क्योंकि कहीं मैं कोई एक पेज फाड़ के उसका एरोप्लेन बना के कहीं छोड़ ना दूँ। तो ऐसा कभी पेज फटा हुआ दिखता था तो मम्मी पूछती थी कहाँ पे गया ये पेज, और एक चमाट मिलता था। आपको नहीं मिलता था? लगता है सिंसियर कैटेगरी के थे आप लोग। मुझे बहुत मार मिलती थी। एनीवे, जान दो, मेरी कहानी बाद में बताऊंगा। मैं क्या बोल रहा था दोस्तों, नंबरिंग करना पड़ेगा। ओके, और आप सॉल्यूशन बुक में भी कैसे लिखोगे? क्वेश्चन नंबर 1 ऑन पेज नंबर 5 है क्या? पेज नंबर 6 ऑफ क्लास नोट्स। मतलब आपको क्लास नोट्स में कौन से पन्ने पे ये क्वेश्चन है ये भी समझेगा। अपना JFLF वही से इंस्पायर्ड है ये, बराबर है ना? प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, बाद में हम लोग लिस्ट बनाते हैं अपने अपने हिसाब से कि हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसकी लिस्ट बनेगी। मान लो क्वेश्चन नंबर 1 आपके इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट लिस्ट में आता है और आखिरी 15 मिनट आपके पास बचे हुए हैं रिवीजन करने के लिए, और आपको क्वेश्चन नंबर 1 रिवाइज करना ही है किसी भी हालत में। इसको VVIMP टैग किया हुआ है आपने। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास अकाउंट्स के 5 बुक है। सबसे पहला टेंशन ये रहता है कि है किसमें बुक, कौन से बुक में है, तो वो ढूंढते ढूंढते आप लोगों का 15 मिनट निकल जाएगा। तो अगर आपको फ्यूचर में समय बचाना है तो क्रॉस रेफरेंसिंग करना सीखो, और बाद में हम लास्ट में एक इंडेक्स भी बनाएंगे, ठीक है ना? तो पहले 2-3 पेजेस आई होप आपने ब्लैंक छोड़े होंगे, नहीं छोड़े तो चिंतित ना होना, लास्ट पेज पे इंडेक्स बनाओ, ठीक है ना? कोई बड़ी बात नहीं है। इंडेक्स में क्या लिखना है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट शुरू कहाँ से होगा, खत्म कहाँ पे होगा। जैसा होता है ना अपने बुक में, जैसे मेरे क्लास नोट्स में इंडेक्स बना हुआ है वैसे आप भी इंडेक्स बनाओ, ठीक है ना? ये प्लानिंग पहले से होनी चाहिए। रिवीजन के वक्त बहुत टाइम बचता है, प्लीज करना है आपको। ओके, फाउंडेशन में मैं थोड़ा सा इसको कंपलसरी बोलता था, इंटर में आप लोग मैच्योर्ड हो, होशियार हो, राइट? तो आप लोगों को मैं ज़्यादा डांटता वगैरह नहीं हूँ, कभी कभार डांटूंगा बट ज़्यादा कुछ नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है? तो आप अपने आप से सारी चीज़ें करते रहोगे। क्लियर है क्या? इट इज़ प्रिज्यूम्ड। इंटर के बच्चों को पुश नहीं करना पड़ता है, होशियार होते हैं। तारीफ कर रहा हूँ नाले को, हंसो, स्माइल करो, आपको होशियार बोल रहा हूँ। सर किसी ने कभी बोला नहीं नहीं बेटा, आप होशियार हो, आपको इंस्टीट्यूट ने सिलेक्ट किया है, फाउंडेशन पास करवाए, वो भी जब रिजल्ट बहुत ही कम आए तब पास किया हुआ है, ठीक है ना? 30% 40% रिजल्ट में पास होना अलग बात है। कितना था आपका? 19%, मतलब ऑलमोस्ट हाफ। आपके एग्जाम का भी बहुत कम था, ठीक है ना? 14% था, तो ये तो और भी कमाल के हैं बच्चे इंटरमीडिएट का तो ग्रुप, बोध ग्रुप का 5% लगा है, तो जिन्होंने बोध ग्रुप पास किए वो तो खतरनाक निकले। 100 में से 5, यानी 5 बच्चों में है वो, ठीक है? हवा का रुख समझ में आ रहा है क्या? एंट्री डिफिकल्ट कर दी जा रही है, एग्जिट आराम से पास होने का। सीए फाइनल कितने लोग पास होते हैं पता है क्या? 50-50 सीए कोल्हापुर से निकल रहे हैं,
कोल्हापुर सिटी की बात कर रहा हूँ। 50-60 सीए एक अटेम्प्ट में। हमारे ज़माने में 5-4 बहुत हुए। 50-60 20% फाइनल का रिजल्ट लग रहा है। 4% था हमारे वक्त। मतलब फाइनल में बराबर कर रही है आईसी है। ओके, तो आप लोगों को समझना है कि इंटर में ये आपको अटकाने का प्रयास करेंगे, तो मेहनत भी उतनी करो कि वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाए। समझ में आ रहा है क्या? तो आप लोग इतना अच्छे से पढ़ो ना पहले से। दोनों ग्रुप पहले अटेम्प्ट में होने चाहिए, तभी तो मजा है। सर टेंशन आता है। अरे बेटा टेंशन का है का, अगर हम पहले से डिसिप्लिन से पढ़ाई करेंगे। और इसमें मैं ये कहीं भी नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मूवीज मत देखो, किसी के साथ बात मत करो। बैलेंस करना आना चाहिए, अभी से सीखो। सारी चीजें करनी है, पढ़ाई करनी है, बाकी का आउटर एनवायरनमेंट भी संभालना है, और सही समय पे वो छोड़ने की भी ताकत होनी चाहिए। ठीक है ना? तो आपको समझ में आना चाहिए कि राइट नाउ क्लासेस करेंगे, घर जाके सिंपल है। सर हाउ टू गेट मोर देन 90 मार्क्स इन अकाउंट्स? इट्स वेरी वेरी सिंपल। गो होम एंड सॉल्व। जो आज मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है वो बिना देखे फिर से एक बार सॉल्व करो। सर लेकिन हम 6 बजे के बाद, अभी देखो एक्सक्यूज नहीं देना है। 6 बजे के बाद जाना है, 6:30 बजे घर पहुंचते हो, इमीडिएटली बुक ओपन करनी है, बैठ जाना है। आज जो जो पढ़ाया हर सब्जेक्ट में वो रिवाइज करना है, कल आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। सर ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम है। अभी मैं क्या आपके घर में आके रोज चेक करूं क्या कि आप घर में बैठते हो कि नहीं बैठते हो? देखो आप सीए फाइनल जाने वाले हो, आपसे उम्मीदें बहुत सारी है। करो, अभी से पढ़ाई करोगे, अभी मेरे साथ ये सारे क्वेश्चन आप एक बार सॉल्व कर लोगे ना, देखो आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता जाएगा। और एट द एंड ऑफ द लास्ट लेक्चर आप लोगों को समझ में आएगा कि अभी मेरा एक बार ऑलरेडी सॉल्व करके हो चुका है। लेकिन हमारा क्या है, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, वो बाद में आता ही नहीं है। एग्जाम के पहले भी यही सीन होता है, बाद में देखेंगे, नेक्स्ट अटेम्प्ट में देखेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, डिसिप्लिन रखना है। देखो रोज जो मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, कुछ ज्यादा नहीं, एक आध दूसरा क्वेश्चन होता है, घर जाके सॉल्व करो। और जो होमवर्क बोलता हूँ वो तो कंपलसरी करना ही है। ठीक है ना? फाइन, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट अकाउंट बोला है, इंटरेस्ट अकाउंट कहीं पे बोला है क्या? नहीं ना? तो इंटरेस्ट कॉलम बनाने की जरूरत है। देखो हमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट कहां से कहां तक का बनाना है? 1 दिसंबर से 1 मार्च तक। क्या इसके बीच में कोई मुझे इंटरेस्ट वगैरह मिला है? मिला तो नहीं है, बट मुझे पे करना पड़ेगा। और मिला भी है ना, सेल करते समय मिलेगा ना, तो इंटरेस्ट कॉलम भी बनाना पड़ेगा। क्लियर है क्या दोस्तों? तो राइट डाउन इन द बुक्स ऑफ बी एंड बी, सेंटर में बराबर लिखना, इन द बुक्स ऑफ बी एंड बी इन्वेस्टमेंट अकाउंट। for the period from 1/12/22 to 1 March 23। फॉर्मेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, मैंने आपको बोला था कि नॉमिनल वैल्यू का कॉलम हम रिप्लेस करेंगे नंबर ऑफ सिक्योरिटीज के साथ। ओके, कितने डिवेंचर्स है वो यहाँ पे लिखेंगे। सर इससे कोई मार्क्स में कट वगैरह कुछ होंगे? नहीं, डोंट वरी। इंटरेस्ट अकाउंट एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। दोस्तों एक 6 लाइन का फॉर्मेट काफ़ी है। ये अपना डेबिट साइड है, सिमिलर क्रेडिट साइड भी बनाएंगे।
चलो, व्हेन यू आर डन प्लीज टेल मी। शुरू करें? फाइन। तो आप BNB के लिए अकाउंटिंग कर रहे हो, डायरेक्टली ट्रांजैक्शन कौन से तारीख को हुआ है? 1 दिसंबर। जिन लोगों को कंफ्यूजन होता है ना, वो लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग वाले चैप्टर में रफ में चाहिए तो रफ में ऐसा एक स्केल निकाल सकते हैं। शुरुआत कहाँ से होगी? 1 दिसंबर 22 को पहले मैं परचेस की एंट्री मारूंगा, करेक्ट है कि नहीं? पूरा प्लान करना पड़ेगा ना। फिर उसके बाद डायरेक्टली हमें एंट्री कौन सी करनी है? उसके बाद इंटरेस्ट तो हमें मिलेगा डायरेक्टली 1 दिसंबर के बाद 31 मार्च को। डायरेक्टली हमने सेल ही किया है यहाँ पे, कौन सा? 1 मार्च को, राइट? तो 1 मार्च को सेल की एंट्री करनी है, मतलब एक परचेस रिकॉर्ड करना है, एक सेल रिकॉर्ड करना है, दैट्स इट, खत्म। क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि उस इंटरेस्ट मिलने से पहले आपने क्या कर दिया? इन्वेस्टमेंट को बेच दिया है, ठीक है ना? तो सेल परचेस पे नफा नुकसान भी होता है, तो 2 ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, एक परचेस का, एक सेल का। चलो, परचेस की एंट्री हमें पहले देखनी पड़ेगी, उसके लिए हमें ढेर सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, करेक्ट है ना? 1 दिसंबर 22 को हमने 10,000 यूनिट खरीदे 101 रुपए में, लेकिन 101 क्या है? एक्स इंटरेस्ट प्राइस है, इसके ऊपर हमें कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो वो इंटरेस्ट कितना है उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यानी वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी। फिर ब्रोकरेज भी पे करना है 1% का, ठीक है ना? तो ये ब्रोकरेज का ट्रीटमेंट भी क्या है वो देखेंगे। तो राइट डाउन वर्किंग नोट नंबर 1। एक 8 लाइन का फॉर्मेट ड्रॉ करने के बाद वर्किंग नोट नंबर 1 लिखिए, डिटेल्स ऑफ परचेसेस। ऑन 1/12/22। तो 1 दिसंबर 22 को जो आपने परचेस किया उसके डिटेल्स है यहां पे, पर्टिकुलर्स, राइट हैंड साइड 1 कॉलम रुपीज। पॉइंट नंबर ए, नंबर ऑफ यूनिट्स परचेस्ड। How many units you have purchased? 10,000. Point number B, X interest price per unit कितना डिसाइड हुआ है? 101। डू यू ऑल एग्री विद दिस? एक यूनिट अगर 101 रुपए में खरीदना है तो टोटल एक्स इंटरेस्ट प्राइस कितना आएगा? 10,10,000। क्या सब लोग इसके साथ एग्री कर रहे हो? एक्स इंटरेस्ट प्राइस मतलब एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट या इंक्लूडिंग इंटरेस्ट? एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, यानी इतना पैसा आपको इन्वेस्टमेंट का देना है, बराबर है कि नहीं? अगर मैं स्टूडेंट होता ना तो मैं यहां पे ऐसे पेंसिल से मार्क करके लिखता, इतना इन्वेस्टमेंट का देना है। 10,10,000 इन्वेस्टमेंट के देने हैं। समझ में आया बच्चों? एड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एडिशनल देना पड़ेगा क्योंकि टर्म क्लियर कट बताया है कि एक्स इंटरेस्ट है। एड इंटरेस्ट एक्रूड, फ्रॉम, बोलिए जी, कौन से डेट से कौन से डेट तक का इंटरेस्ट देना है? मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट टिल द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। आपका ट्रांजैक्शन 1 दिसंबर को हुआ है, उसके पहले आपको लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? आपको मतलब कंपनी ने कब पे किया था? 30 सितंबर, राइट? तो 1 अक्टूबर से इंटरेस्ट देना है, 1 अक्टूबर 22 से
30 नवंबर 22, दैट इज हाउ मेनी मंथ्स, अक्टूबर नवंबर, 2 महीने, करेक्ट है ना। तो दोस्तों 2 महीने का इंटरेस्ट बाय द वे मिलना किसको चाहिए, प्रीवियस ओनर को मिलना चाहिए, क्योंकि डिबेंचर मैं आज खरीद रहा हूं तो मुझे आज के बाद के इंटरेस्ट मिलना चाहिए। बट होता क्या है, कंपनी हमें इंटरेस्ट कब पे करेगी, डायरेक्टली 31 मार्च को, पूरे 6 महीने का। कंपनी ये सब नहीं रखेगी हिसाब किताब कि इसके पास कितने महीने डिबेंचर्स है, इसके पास कितने महीने डिबेंचर्स है। कंपनी रजिस्टर्ड होल्डर को डायरेक्टली 31 मार्च को पे करेगी। एंड इनफैक्ट 31 मार्च को ये डिबेंचर्स मेरे पास भी नहीं है, किसी तीसरे के पास है, तो कंपनी ये सब का हिसाब नहीं रखती। कंपनी उसी को, उस व्यक्ति को देगी जो उस दिन ओनर होगा। तो ये अपने आप में हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं। उसने क्लियर कट मुझे बताया कि 101 रुपये इन्वेस्टमेंट का देना है, प्लस इंटरेस्ट भी चाहिए मुझे, तो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ब्रोकरेज भी लेंगे ना, ब्रोकरेज भी लेंगे। अभी पहले इंटरेस्ट कितना है वो निकालो। इंटरेस्ट हमेशा कौन से वैल्यू पे निकाला जाता है, तो हमें हमेशा पहले यूनिट्स लेना है। 10,000 यूनिट्स इंटू 100 रुपीज फेस वैल्यू, लिखो यहाँ पे ऐसे फेस वैल्यू करके, इंटू व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, इंटू कितने महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 2 महीने का। उसको टेक्निकली 2 महीने का ही इंटरेस्ट मिलना चाहिए। 10,000 इंटू 100 इंटू 12% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2 कितना आता है, 20,000। 20,000 इज राइट आंसर। तो ये 20,000 इंटरेस्ट के देने पड़ेंगे हमें, करेक्ट बोल रहा हूं मैं। पॉइंट नंबर ई, ब्रोकरेज भी पे करना पड़ेगा। ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 1% है क्या, ऑफ एक्स इंटरेस्ट प्राइस, ऑफ एक्स इंटरेस्ट अमाउंट। तो कैलकुलेशन दिखाता हूं, व्हाट इज एक्स इंटरेस्ट अमाउंट टोटल, 10,10,000, उसका 1%, 10,100, ये ब्रोकरेज भी भरना पड़ेगा हमें। यानी कुल मिला के टोटल कितना पे करना पड़ेगा, $10,30,000, 30 या 40,100। डू यू ऑल एग्री विद दिस? तो दोस्तों अभी मेरा काम हो चुका है, मैं एंट्री डायरेक्टली पास कर सकता हूँ। जर्नल एंट्री फॉर माय अंडरस्टैंडिंग, एग्जाम में नहीं लिखना है, डोंट राइट इन एग्जाम। मैं आपको बस फ्यूचर में समझ में आना चाहिए इसलिए लिखवा रहा हूँ, डोंट राइट इन एग्जाम। बावजूद इसके मुझे अपने क्लास के जो एमटीपी होते हैं ना, मॉक टेस्ट पेपर, उसमें बहुत सारे बच्चे ये एंट्री लिखते हैं। क्यों लिखते हो, मत लिखो, मैं लिखवा रहा हूँ हर वक्त। जेमू मतलब जर्नल एंट्री फॉर माय अंडरस्टैंडिंग, मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए एंट्री लिख रहा हूँ मैं। ओके, चलो बताओ क्या एंट्री होगी, कोई है क्या क्लास में जो ये एंट्री बता सकता है? चलो मैं 50% जॉब कंप्लीट करूँ, टू बैंक 10,40,000, 10,40,100। चलो बताओ ना, 3 कंपोनेंट है देखो, 10,10,000 आपने डिबेंचर का दिया, 20,000 इंटरेस्ट का दिया, और 10,100 रुपए ब्रोकरेज का दिया। बोलो क्या एंट्री होगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट अमाउंट 10,10,10,000। What is the meaning of cost of investment? Cost of investment means purchase price of investment plus incidental expenses। ब्रोकरेज भी आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ही डेबिट करना है। क्लियर है क्या? आपके दिमाग में क्या एंट्री थी बताइए। चलो कंटिन्यू करते हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 10,10,000, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 20,000, ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट 10,100 टू बैंक। तो ब्रोकरेज का बैलेंस कहां पे भेजोगे? P&L में, तो S13 कंप्लाई नहीं होगा, बराबर है ना। तो आपको ब्रोकरेज इन्वेस्टमेंट के अमाउंट में ही ऐड करना है, करेक्ट है क्या? तो मैं यहां पे ऐसे लिखूंगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट
आई होप आपको बच्चों समझ में आ रहा है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाओ, 10,10,000 प्लस 10,100, 10,20,100, करेक्ट है क्या दोस्तों? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, अभी सामने वाले व्यक्ति को मैंने जो 20,000 रुपये दिए हैं वो मेरा खर्चा है, इसलिए डेबिट होगा। टू बैंक अकाउंट, हाउ मच? 10,40,100, क्लियर है क्या? चलो इसका पोस्टिंग करना है। इन्वेस्टमेंट डेबिट होना है, इंटरेस्ट डेबिट होना है, बैंक क्रेडिट होना है। बैंक अकाउंट हमने बनाया ही नहीं है तो बैंक का इफेक्ट छोड़ दो। इन्वेस्टमेंट डेबिट होगा कितने से? 10,20,100 से, पहले अमाउंट लिखो। इंटरेस्ट डेबिट होगा हाउ मच? 20,000 टू बैंक। अब लिखो तारीख 1 दिसंबर 22। नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज 10,000। दिस इज जस्ट ए इंफॉर्मेटिव कॉलम। 10,000 करेक्ट है क्या बच्चों? खत्म। शैल वी प्रोसीड? अब हाँ जी, डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपये है। हमने इसको 102 रुपये से रिकॉर्ड किया एक प्रकार से। 10,20,000 मतलब एक डिबेंचर हमें 102 का पड़ा, बराबर है ना? तो आप पूछ रहे हो कि ये ओवर वैल्यूड है कि नहीं है। हमने प्रीमियम पे खरीदे हैं, तो जो खरीदूंगा, जिस वैल्यू पे खरीदूंगा वही मेरे इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट होगा ना। फेस वैल्यू किसके लिए बनाई गई है? कंपनी के लिए बनाई गई है। कंपनी 100 रुपये में ही दिखा रही है ये डिबेंचर। यानी अभी हमारे बुक्स में डिबेंचर दिख रहा है 10,20,000 के, लेकिन हमें रियलिटी में वापस कितने मिलेंगे? 10 लाख ही मिलेंगे। अब खरीदा 10,20,000 में ही है। क्यों सर ऐसा एक्स्ट्रा अमाउंट क्यों दे रहे हैं? कंपनी के डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट अच्छा होगा, इसीलिए तो लोग प्रीमियम दे के खरीद रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? अभी देखो इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि क्यों प्रीमियम दे रहे हैं। जिसको प्रीमियम पे खरीदना है वो खरीदेगा, नहीं खरीदना है नहीं खरीदेगा। क्लियर है क्या? हम महंगा ही खरीद रहे हैं, लेकिन मेरे लिए ओवर वैल्यूड नहीं है। मैंने दिया ही है ना 10,20,000, मेरे बैंक से गया ही है, तो मेरे लिए कॉस्ट कितना है डिबेंचर का? 10,20,000। तो मैं मेरे कॉस्ट पे ही दिखा रहा हूं। इनिशियल रिकॉग्निशन विल बी डन एट कॉस्ट। आप जो पे करोगे, कम पे किया होता ना तो मैं कम वैल्यू पे दिखाता, मेरे कॉस्ट पे दिखा रहा हूं, क्योंकि मैं जब बाद में बेचूंगा तो 106 में बेच रहा हूं। देखो मार्केट किसने बनाया? आपने। जरूरत का फायदा उठा रहे हो, लेकिन यहां पे प्रीमियम दिया जा रहा है, मतलब डिबेंचर में दम है। समझ में आ रहा है क्या? इंटरेस्ट रेट अच्छा होगा, मे बी बैंक में इंटरेस्ट रेट मिलता होगा 5%, 6%, ये 12% दे रहे हैं, इसलिए लोग महंगे में क्यों ना हो खरीद रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? इंटरेस्ट में अल्टीमेटली आपको बेनिफिट ही होगा। क्लियर है? चलो उसके बाद डायरेक्टली अगला ट्रांजैक्शन कब हुआ? ऑन 1 मार्च 23 हमने इन्वेस्टमेंट बेच दिया। आपको हमेशा चेक करना है कि इन दो ट्रांजैक्शन के बीच में कहीं इंटरेस्ट वगैरह कुछ मिला है क्या। 1 दिसंबर के बाद डायरेक्टली इंटरेस्ट मिलेगा 31 मार्च को, लेकिन उसके पहले ही हमने इन्वेस्टमेंट को बेच दिया। अब बेच दिया, बात खत्म। तो राइट डाउन वर्किंग नोट नंबर 2। बेचने के बाद भी वर्किंग नोट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने 106 रुपये एक्स इंटरेस्ट लगाया है, तो आपको इंटरेस्ट एक्स्ट्रा लेना भी है। इज इट राइट? तो वर्किंग नोट नंबर 2, डिटेल्स ऑफ सेल्स, सॉरी वर्किंग नोट नंबर 2, डिटेल्स ऑफ सेल्स, सॉरी इन्वेस्टमेंट सोल्ड, डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड। ओके, अभी आपको जितना ज्ञान प्राप्त हुआ है उसके बेसिस पे आप ये वर्किंग नोट रफ में बना सकते हो क्या? घर जाके, नलाइक को टाइम अप हुआ है इसलिए बोल रहा हूं। मैं कल पूरा क्वेश्चन एज इट इज सॉल्व करूंगा, कंटिन्यू करूंगा। बस आपको थोड़ा सा एक
प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप लोग ये क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है ना। चाहिए तो फोटो खींच लो इसका, नहीं तो आपके पास अगर आईसीए का मॉड्यूल है तो इलस्ट्रेशन 5 है, देखो आईसीए के मॉड्यूल में साइट पे मिलता है आईसीए का मॉड्यूल अकाउंट्स का, नहीं तो फोटो खींच लो, ठीक है। मेरा फोटो मत खींचो। चलो, तो आज आपको ये वर्किंग नोट बनाना है। सुनो मेरी बात को, सेल की एंट्री करोगे, सेल करने के बाद नफा नुकसान निकालना है आपको और वो भी रिकॉर्ड करना है, ठीक है। बस सबसिक्वेंट रिकॉग्निशन करना पड़ेगा क्या इस क्वेश्चन में? नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर बैलेंस हमारे पास कुछ है ही नहीं इन्वेस्टमेंट में, सब का सब बेच दिया, सभी यूनिट बेच दिए, ठीक है। तो ट्राई करना क्वेश्चन क्लोज करने, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्लोज करने का प्रयास करो, देखते हैं क्या क्या करते हो। चलेगा? क्या हुआ? अकाउंट में 20,000 है। इंटरेस्ट कितना है? 20,000। ठीक है, चलो। तो यू ट्राई इट, नहीं आया तो भी ठीक है, मैं कल इसी पॉइंट से शुरू करूंगा आगे। ओके, चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।